नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं गुरु राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 20 नवंबर 2021 रात्रि 11:44 पर देव गुरु बृहस्पति पूरे 144 दिनों के लिए कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। वर्तमान समय में ये अपनी नीच राशि मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। ये दोनों ही राशियां शनिदेव की हैं। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 को मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर की हम बृहद चर्चा कर रहे हैं। अब तक हमने मेष से लेकर कन्या लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर को जान लिया है। आज बारी है तुला, वृश्चिक और धनु, इन 3 लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। प्रिय दर्शकों, गोचर तो हर दिन ही जारी है। चंद्रमा का गोचर 2.25 दिन पर हो जाता है। बुध हैं, शुक्र हैं, सूर्य हैं, लेकिन बात गोचर में जब देवगुरु बृहस्पति और शनि की आती है तो ये गोचर विशेष महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे वो अल्पकाल के लिए ही क्यों न हो। देवगुरु बृहस्पति भी पिछले दिनों भी कुंभ में ही थे। अतिचारी अवस्था में वो मकर से कुंभ में चले गए थे, फिर कुंभ से मकर में आए और अब एक बार पुनः ये कुंभ में 144 दिनों के लिए प्रवेश कर रहे हैं। हालांकि समय पिछले दिनों इन्होंने कुंभ में काट दिया है, अभी और कुछ समय बिताएंगे, फिर इसके पश्चात ये मीन में जाएंगे। मीन में भी ये वक्री होंगे। अब जैसा कि मैं पूर्व से कार्यक्रम मेष से बना रहा हूं, तो आपने कार्यक्रम देखा होगा। देवगुरु की चर्चा अगर हम करें तो हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में इनका प्रभाव हमें देखने को मिल जाता है। बालक के जन्म से लेकर यहां जहां जन्म हुआ वो देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव वहां से प्रारंभ जो होता है। शिक्षा के बाद गुरु का सहयोग, शिक्षा में भी गुरु का सहयोग बहुत होता है। फिर उसके बाद बारी आती है विवाह, धन अर्जित करना, समाज में मान सम्मान, पद, ऊंचाई पाना। प्रारंभिक दौर से लेकर के अंत तक, संन्यास्त होने तक, सब देवगुरु के ही प्रभाव में है। अब आप आमतौर पर जब मेरे राशिफल को सुनते हैं तो मैं सदैव कहा करता हूं कि आप इसे अपने चंद्र राशि के आधार पर सुने। इस गोचर को भी आप अपने चंद्र राशि के आधार पर सुने, लेकिन गोचर का जो एक मूल नियम है वो कुछ इस प्रकार का है कि आप अपने लग्न के प्रभाव को और अपने राशि के प्रभाव को, दोनों को देखिए। दोनों ही राशिफल आपने देख लिया। अब दोनों को देखने के बाद आप मूल्यांकन करिए, लग्न का कैसा गया और राशि का कैसा गया। दोनों को जोड़िए और उसका अनुपात निकालिए। लग्न बेहतर है, राशि बेहतर है, अत्यंत श्रेष्ठ जाएगा। लग्न और राशि में से कोई एक कमजोर एक अच्छा है, मध्यम जाएगा। दोनों में कमजोरी की चर्चा हुई है तो कहीं ना कहीं विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। वैसे तो मैं प्रत्येक राशि के साथ उसके लिए कुछ ना कुछ उपाय बता ही रहा हूं, पर फिर भी सावधान होने की आवश्यकता ज्यादा हो जाएगी। तो चलिए आज की चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। और आज राशियों के क्रम में 7वीं राशि और आज की ये पहली राशि है तुला राशि। तुला लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है। एक और गोचर की जो बेसिक बात है उसे आपको समझना चाहिए। गोचर सबके लिए, स्त्री पुरुष बाल वृद्ध, सबके लिए एक समान ही होता है। गोचर में कुछ अलग अलग नहीं होता, ये सबके लिए एक समान होता है। अच्छा है तो सबके लिए अच्छा ही है। हाँ, कुछ विशेष विभाग वर्ग बनाए गए हैं कि व्यापार पर इसका कितना अच्छा असर पड़ेगा, नौकरी पर इसका कैसा असर पड़ेगा, ये विशेष विचारणीय तथ्य होते हैं। लेकिन देखा जाए तो स्त्री पुरुष के लिए बिल्कुल अलग अलग ये गोचर, या नौकरी पेशा है कोई तो वो, या गृहिणी है तो उनके लिए अलग नहीं होता, गोचर एक समान होता है। एक और बात, प्रिय दर्शकों, गोचर के बारे में जब मैं चर्चा करता हूं तो सदैव कहा करता हूं गोचर निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली में चल रही दशा अंतरदशा पर। अगर ग्रह दशा ठीक ठाक चल रही है तो समझ लीजिए गोचर का आपको ठीक ठाक प्रभाव मिल जाएगा। एक और बात, हम देवगुरु बृहस्पति के गोचर की चर्चा कर रहे हैं तो इसका यह मतलब है कि हमें सबसे पहले आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति को देख लेना चाहिए। वो किस स्थिति में है, अस्त है, मृत है, नीच राशि में है या बली अवस्था में है। बली अवस्था में है तो निसंदेह गोचर का श्रेष्ठ प्रभाव होगा। एक और बात, गोचर प्रभाव में ग्रह
जैसे मान लिया जाए आज सबसे पहले हम जिस लग्न की चर्चा कर रहे हैं, तुला लग्न या राशि की, तो यहां तो देवगुरु बृहस्पति अकारक होते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि ये केवल खराब करेंगे। इस हिसाब से तो फिर तुला लग्न और राशि के जातकों के जीवन काल में संतान और विवाह के लिए कभी स्थिति ही नहीं बनेगी। ऐसा नहीं है। गोचर की चर्चा जो है, हर लग्न और राशि के लिए ग्रह एक समान ही प्रभावी होता है। हाँ, कुंडली में बहुत कुछ निर्भर करता है कि कुंडली में अगर वो स्थिति उसकी अच्छी है तो और अच्छा प्रभाव देगा। आइए तुला लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर को हम समझें। ये सबसे पहले तो आप जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति पंचम में, अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो तुला लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति राशि से अभी चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं। अब ये पंचम में संचरण करना प्रारंभ करेंगे। तो ये जो पंचम में संचरण करना प्रारंभ करेंगे, तो इसके बारे में तो आपको पता ही है कि पंचम भाव में ये कारक होते हैं। पंचम भाव इनका कारक भाव है, क्योंकि यहां से बैठकर ये आपके भाग्य को, आपके लाभ को और आपके लग्न को देखते हैं। तो ये अत्यंत श्रेष्ठ समय हो जाता है। फलतः अगर देखा जाए तो यह गोचर तुला राशि के जातकों के लिए, जिनको की ढैया चल रही है, बहुत श्रेष्ठ होगा। समाज में नए नए संपर्क स्थापित होंगे, धन लाभ होने वाला है, लाभ की प्राप्ति होगी। यह गोचर आपके लिए हर तरह से शुभ समाचार लेकर के आया है। अगर इस गोचर काल के दौरान आप थोड़े परोपकारी बन जाए, धार्मिक बन जाए, धार्मिक कृत्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले, तो कहना ही नहीं। एक सामान्यतया देखा जाए तो तुला राशि के जातकों के लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। चाहे बात आपके व्यापार की हो, नौकरी की हो, अच्छी सफलता, विद्यार्थियों के लिए तो यह अत्यंत ही शुभ और श्रेष्ठ है। दांपत्य सुख, विवाह, संतान, हर मामले में अचल संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो यह गोचर आपके लिए अति उत्तम सिद्ध होने वाला है। दांपत्य जीवन, वैवाहिक जीवन में सुखद स्थिति, विशेषकर संतान सुख के लिए यह गोचर बेहतर है। अब जरा गौर करिए, तुला राशि के जातकों की अगर हम चर्चा करें तो देवगुरु बृहस्पति इस समय आपकी राशि से चौथे में गोचर कर रहे हैं। यहां से इनकी दृष्टि अष्टम, दसम और द्वादश पर पड़ती है। यह दृष्टि किसी भी प्रकार से दांपत्य और संतान से नहीं जुड़ती, भाग्य से नहीं जुड़ती। लेकिन जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से पंचम में गोचर करना प्रारंभ करेंगे तो पंचम भाव आपके संतान का है, आपकी शिक्षा का, आपके ज्ञान का है। जो सभी वो लोग जो प्रायः मुझसे अपने जन्म कुंडली का अध्ययन कराते हुए वो नौ दंपत्ति पीड़ित हैं, परेशान हैं, उनको लगता है कि प्रयत्न करने के बावजूद नेचुरल तरीके से उनके यहाँ संतति उनको प्राप्त नहीं हो रही है, वो आईवीएफ इत्यादि के लिए प्रयत्नशील है और आईवीएफ काफ़ी कॉस्टली है, हर किसी के लिए आसान नहीं। वो अब समय कम है, 144 दिन अपने दोनों की जीवन साथी की, आप स्त्री और पुरुष दोनों अपनी कुंडली की स्थिति को देख लें, गोचर को समझ लें और आईवीएफ की तरफ आप जा सकते हैं। संतान सुख हेतु गुरु का यह गोचर बेहद आपके पक्ष में है। यहां से देव गुरु का संबंध सप्तम से तो नहीं बनता, लेकिन भाग्य से बनता है और भाग्य भाव से संबंध बनने के कारण विवाह हेतु भी, यानी अभी अगर आप तुला राशि या लग्न के हैं और विवाह के लिए आपके माता, आप युवक हैं या युवती हैं, आपके माता पिता प्रयत्नशील हैं, बात नहीं बन रही थी, अब बात बनेगी। उनको और ज्यादा प्रयत्न करना चाहिए, सफलता मिल जाएगी। और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ने के कारण धार्मिक कृत्यों में आपकी रुचि होना, भाग्य का साथ मिलना, भाग्य के सहारे आपका काम बनना। विद्यार्थियों के लिए तो मैंने जैसा कहा अत्यंत श्रेष्ठ है यह गोचर। आप स्वदेश में हैं, विदेश में हैं, सामान्य शिक्षा, उच्च शिक्षा, हर तरह के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है। घर में आपके छोटे बच्चे हैं और उनकी शिक्षा को लेकर के, उनको लेकर के आप चिंतित हैं, उनके विकास को लेकर के चिंतित हैं, उनके व्यवहार को लेकर के चिंतित हैं, तो कहीं ना कहीं उनके व्यवहार में भी आपको अंतर देखने को मिलेगा। इस गोचर काल के दौरान माता पिता के साथ अगर संबंधों, विशेषकर पिता के साथ अगर संबंधों में परेशानी थी, पिता को उनके कार्यक्षेत्र में परेशानी थी, तो राहत देखने को मिलेगी। लाभ के अनेकानेक रास्ते, विशेषकर सरकार से जुड़ करके, शासन प्रशासन से जुड़ करके, सरकारी नीतियों के सहयोग से, सरकारी जो रिजल्ट सरकार देती है, अनुदान इत्यादि, ऐसी जगहों से आपको विशेष रूप से लाभ मिल सकता है। तो वहीं कहीं पैतृक संपत्ति इत्यादि फंसी हुई थी, उससे भी आपको लाभ मिलेगा इस गोचर काल के दौरान। और साथ ही साथ आय के एक से अधिक स्रोत आप तैयार करेंगे, ये बहुत बढ़िया हुआ आपके लिए। इसके बाद बारी आती है लग्न पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का पड़ना। अब समझ लीजिए कि ये सर्वे सर्वा है, आपका व्यक्तित्व, आपका लग्न ही तो सब कुछ है। और देवगुरु बृहस्पति जब आपके व्यक्तित्व से संबंध बनाएंगे, आपके लग्न से संबंध बनाएंगे, तो समझ लीजिए यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ, अति उत्तम बन जाएगा। क्योंकि किसी एक दो क्षेत्र की बात नहीं चल रही है, यहां से आपके संतान ज्ञान की बात चल रही है, यहां दांपत्य, भाग्य, लाभ,
लेकिन यहां से सभी चीजों का विचार होता है। समझ लीजिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे आप एक सामान्य नौकरी करने वाले व्यक्ति हो या बड़े व्यापारी, दुकानदार या फैक्ट्री के मालिक, हर किसी के लिए यह श्रेष्ठ होगा। शनि की ढैया के कारण जो मानसिक अशांति, जो क्षति आपकी हो रही थी, उस क्षति की भरपाई ये 144 दिन में देवगुरु बृहस्पति करेंगे। यहां एक बात का ख्याल रखना होगा कि इसके बाद षष्ठ में देवगुरु जाएंगे, वो भी बहुत ज्यादा टेंशन वाला नहीं है, विशेषकर विद्यार्थियों के लिए। बाकियों के लिए हम उस समय विचार करेंगे। अब इस तुला राशि के जो जातक हैं, तुला लग्न के जो जातक हैं, हर तरह से देवगुरु के इस गोचर को मैंने आपके लिए लाभप्रद बताया। कुछ परेशानियां भी होंगी, उसका आपको ख्याल रखना है। पहला, बड़बोलेपन से आपको दूर रहना है। दूसरा, खान पान पर नियंत्रण रखना है, जितना हो सके सात्विक अन्न खाइए, यह आपके लिए अच्छा है। यह समस्या थी? नहीं, समस्या तो थी ही नहीं। तुला लग्न और राशि के जातकों के लिए यह गोचर हर प्रकार से श्रेष्ठ है। यह तो मैंने सावधानी आपको बताई है, सावधान होइए। बाकी यह गोचर आपके लिए कहीं किसी प्रकार से कुछ चिंता लेकर के ही नहीं आ रही है। ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का आप रोज नहीं तो गुरुवार के गुरुवार 108 बार जप करना शुरू करिए। बाकी घर के आसपास कोई मंदिर हो, कोई भी मंदिर, हनुमान जी का ही मंदिर हो, भगवान विष्णु का मंदिर हो, जाकर के दर्शन करिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ शुरू कर दीजिए, अति उत्तम है। इस समय का, इस काल का लाभ उठाइए। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है, आइए इस पर हम बृहद चर्चा करें। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कुछ बेसिक बातें मैंने प्रारंभ में से मैं बताता आ रहा हूं, आपने सुना होगा, फिर भी आपके लिए मैं बता देता हूं। आमतौर पर मैं जब राशिफल बताता हूं तो चंद्र राशि के आधार पर बताता हूं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव हमारे जीवन के हर क्षेत्र पर है, प्रारंभ से लेकर के अंत तक। अतः इनके गोचर को विशेष बारीकी से हमें देखना और समझना चाहिए। गोचर को समझने का नियम यही है कि आप लग्न और राशि दोनों के प्रभाव को समझिए और अनुपात निकालिए। बेहतर कौन था, लग्न या राशि या दोनों, तो अत्यंत श्रेष्ठ जाएगा। दोनों में से कमजोर था तो मध्यम जाएगा, और दोनों के दोनों में से परेशानियां दिखाई पड़ बताई गई हैं तो फिर चिंता आपको हो सकती है। साथ ही साथ इस गोचर के मैं कुछ सावधानियां आपको बता रहा हूं, कुछ उपाय बता रहा हूं। उन उपायों को भी आप करके इस गोचर का श्रेष्ठ लाभ ले सकते हैं। प्रिय दर्शकों, गोचर के बारे में सदैव एक बात याद रखना होगा आपको। गोचर में चाहे वो आपकी जन्म कुंडली का कारक ग्रह हो या अकारक ग्रह, कुंडली के कारक और अकारक से गोचर का कोई लेना देना नहीं होता है। गोचर आपकी जन्म कुंडली से जुड़ा हुआ अवश्य है। उदाहरणार्थ कि जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति अच्छी चल रही हो तो गोचर का फल और श्रेष्ठ हो जाता है, और जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति खराब चल रही हो तो अच्छा गोचर भी श्रेष्ठ फल नहीं दे पाता। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जो लोग वृश्चिक लग्न के हैं उनके लिए शनि का गोचर हमेशा खराब ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता। शनि का गोचर उनके लिए भी प्रभावी होगा, अपना प्रभाव देगा। तो देवगुरु बृहस्पति का आपकी राशि से चतुर्थ में गोचर करना, और कितने दिनों के लिए, तो पूरे 144 दिनों के लिए। 20 नवंबर 2021 को रात्रि 11:44 पर यह राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ में चले जाएंगे, और 13 अप्रैल को ये पुनः मीन में जाएंगे। बस इतने ही समय के लिए ये कुंभ में है। अब कुंभ राशि इनकी मित्र राशि नहीं है, लेकिन शत्रु राशि भी नहीं है, सम है। अब बात देवगुरु बृहस्पति के आपके लिए अगर देखा जाए तो वृश्चिक लग्न और राशि के लिए सर्वाधिक कारक ग्रहों में से एक है, क्योंकि आपके लिए देखा जाए तो ये पंचमपति और साथ ही साथ धनभाव के स्वामी होते हैं। तो पंचमेश और धनेश का संबंध आपके गोचर कुंडली में अगर देखें तो चतुर्थ भाव से बनना, और आप सदैव सुनते आते हैं कि कालपुरुष की कुंडली में चौथे भाव में कर्क राशि होती है, जहां देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं। प्रिय दर्शकों, एक आम सूत्र है कि गोचर में चौथे भाव में चाहे कोई भी ग्रह आए वो बहुत शुभ फल प्रदान करने में सक्षम नहीं हो पाता। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की बात थोड़ी अलग है। यहां ये कुंभ राशि में है, और जैसा मैंने कहा कालपुरुष की कुंडली में यहां इन कर्क राशि होती है, फलस्वरूप ये उच्च का इनका भाव है। अतः वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चौथे
गुरु के गोचर को मैं मध्यम से थोड़ा अच्छा कहूंगा, यानी अगर 100% मुझे कहना हो तो मैं कहूंगा ये आपके लिए लगभग 80% श्रेष्ठ है। 100% भी होगा उसका रास्ता मैं आपको बताता हूं। इस गोचर काल के दौरान आपका मन धर्म आध्यात्मिक वृत्तियों में भी लगेगा। दिखावे से बचिएगा, बहुत ज्यादा दिखावा करना ठीक नहीं है। जितना हो सके सात्विक सधा हुआ जीवन जी लीजिए। दूसरों के प्रति अपने व्यवहार को सदैव परखते रहिए कि आपके व्यवहार से किसी को दुख तो नहीं पहुंच रहा है। सबके प्रति मधुर और सौम्य व्यवहार करिए। संभव है कि आप जिन पर भरोसा करते हैं, आपके पड़ोसी, आपके मित्र, वो मित्र जो पुराने हैं, जिन पर आपको बहुत भरोसा, वो विश्वासघात कर दें। पर ऐसी परिस्थिति में भी आपको संयम का साथ नहीं छोड़ना है। क्या समझे आप? अगर आपने संयम का साथ नहीं छोड़ा तो जो मैंने कहा था 80% वो बन जाएगा 100%। देवगुरु बृहस्पति के गोचर की चर्चा हो तो सबसे पहले उनकी दृष्टि की चर्चा होती है। देवगुरु बृहस्पति जब चौथे भाव में गोचर करेंगे तो ये आपके घर, आपका घर है, भूमि भवन वाहन, ये आपका सुख है। सुख में देवगुरु बृहस्पति का आना इसका मतलब है कि वो घर जो सामान्य पड़ा हुआ था अब वो और ऊंचा बन जाएगा। 1 तल्ले का था तो 2 तल्ले का, 2 तल्ले का था तो 4 तल्ले का, यानी ऊंचाई। यही तो है देवगुरु। अब देवगुरु की दृष्टि आपके अष्टम भाव, आपके दसम भाव और आपके द्वादश भाव पर। अब चौथे भाव में बैठ करके इनकी दृष्टि का कोई बहुत श्रेष्ठ जो प्रभाव हो सकता था वो तो नहीं होगा, लेकिन अष्टम पर जो इनकी दृष्टि पड़ेगी तो कम से कम आपके आध्यात्म में, आपके धार्मिक कृत्यों में, धर्म कर्म से आपकी रुचि, और विशेष करके ज्योतिष, भागवत कथा इत्यादि में आपकी रुचि बढ़ जाए। इसके दौरान खूब आप जो सनातन धर्म के ग्रंथ हैं उनका आप अवलोकन करने लगें, या हो सके तो आप तंत्र मंत्र इत्यादि की क्रियाओं में रुचि लें। आपको कोई ऐसा गुरु प्राप्त हो जाए जो इन्हीं क्षेत्रों से आपको जोड़ दे, ये फायदा होगा। स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी हो, बहुत लंबे समय से दीर्घकालिक कोई कष्ट से जूझ रहे हो तो वहां से आपको राहत मिले। ससुराल पक्ष से मतभेद, मनभेद या परेशानी चल रही थी तो उसमें भी राहत आ सकता है। कहीं कोई ऐसा धन है जो बहुत दिनों से है लेकिन वो मिल नहीं रहा है, मिलना चाहिए आपको लेकिन वो मिल नहीं रहा है, अब आप भी कई बार आशा खो बैठे हैं, तो ऐसा धन प्राप्त हो जाएगा। कर्म भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण कार्यक्षेत्र में ये सहयोगी होंगे। नौकरी में प्रमोशन, ट्रांसफर और मन के अनुकूल प्रमोशन और ट्रांसफर की स्थिति बना देते हैं। चतुर्थ में है जो कि जनता का भाव है और दसम भाव से भी जनता का विचार होता है। फलस्वरूप वो लोग जो राजनीति में हैं उनको बड़ा सतर्क और सधे हुए कदमों से आगे बढ़ना चाहिए। जैसा मैंने कहा, बेहद धैर्य और संयम का परिचय देना चाहिए, क्योंकि यह गोचर राजनीति के लोगों के लिए बेहद श्रेष्ठ सिद्ध होगा। आपके पद और कद दोनों को यह बढ़ाने वाला होगा। तो राजनीति से जुड़े हैं तब तो सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, यह गोचर आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आया है। कर्म भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण वो लोग जिनकी नौकरी छिन गई थी उनको नौकरी मिलेगी। जो नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं उनको सफलता मिलेगी। वो लोग जो नौकरी तो कर रहे हैं, व्यापार करने की सोच रहे हैं, उनको सफलता मिलेगी। वो लोग जो नौकरी में तो हैं लेकिन उनका काम नहीं चल पा रहा, उनको पार्ट टाइम जॉब चाहिए, उनको मिलेगा। सरकारी नौकरी में है या किसी भी तरह की नौकरी में थे, प्राइवेट सेक्टर में ही थे, आपका पैसा फंस गया है, नहीं मिल रहा है, वो पैसा मिलेगा। सरकारी नौकरी में है, कोई कागज की समस्या आ गई थी जिसके चलते आपका पैसा फंस गया या कोई समस्या आ गई, वो काम आपके बनेंगे। और गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर, सो कानून का सहयोग भी आपको पूरी तरह से प्राप्त होगा। कोई पैतृक संपत्ति है जो विवाद में है, उसको लेकर के कोई चिंता, कोई दिक्कत आ गई थी, उसको लेकर के आप मतभेद लड़ाई में हैं, या कोर्ट कचहरी में कोई समस्या आपकी चल रही है, या किसी तरह का आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर चल रही है, कानून के चलते आप परेशान हैं, वहां पर आपको राहत मिल जाएगा। गुरु की दृष्टि, देखिए जैसा मैंने कहा कि ये बहुत श्रेष्ठ नहीं माना जाता किसी भी ग्रह के गोचर के लिए। अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि क्या मैं गुरु के गोचर को वृश्चिक के लिए अत्यंत श्रेष्ठ कह रहा हूं, तो मैं अत्यंत तो कह ही नहीं रहा, लेकिन मैंने कहा कि हम चर्चा गुरु की कर रहे हैं तो ये बात ही थोड़ी अलग हो जाती है। इसलिए क्योंकि इनकी दृष्टि से जहां सब कुछ खराब हो सकता था वहां भी बचाव हो सकता है। उदाहरणार्थ कि बाकी के कोई ग्रह होते तो शायद मैं व्यय के लिए अलग बात कहता, गुरु के लिए कहूंगा कि आपका व्यय भी सही दिशा में होगा, आपका व्यय भी बड़ा सोच समझ करके होगा। धर्म कर्म अच्छे कृत्यों में ही आपका धन व्यय होने वाला है, यानी व्यय पर भी
जो नियंत्रण ला दे, व्यय को भी जो सही दिशा दे दे, अब उस ग्रह के लिए अच्छा ही कहना होगा। तो ये व्यय भी सोच समझ करके और सही दिशा में कराएगा। बहुत दिनों से आप विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील थे, बात नहीं बन पा रही थी, विदेश जाने का रास्ता मिलेगा। किसी भी तरह का कोई सरकारी काम आपका रुका हुआ था, वो काम नहीं बन पा रहा था, वो काम आपका बनेगा अब। हालांकि एक बात देखिए, अप्रैल में देव गुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके मीन में जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद शनिदेव परिवर्तन कर रहे हैं, जो कि आपके लिए ढैया का एक समय बन जाएगा। तो थोड़ा सा ये जो समय 144 दिनों का मिला हुआ है वृश्चिक लग्न और राशि के जातकों के लिए, ये इस टाइम का पूरा पूरा लाभ उठाएं। जो भी आपके जरूरी काम हो, जमीन जायदाद से संबंधित, कार्य क्षेत्र से संबंधित, विदेश गमन से संबंधित, उन सभी कार्यों को पूरे मनोयोग के साथ पूरा कर लीजिए। काम आपके बन जाने चाहिए, क्योंकि फिर ढैया लगने वाली है। तो जो रास्ता है वो अभी ही है। क्या करना चाहिए? खाने में से गोग्रास निकालिए। सबसे पहले केसर का तिलक प्रत्येक गुरुवार को अपने माथे पर लगाइए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या श्रवण करिए। माँ के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और माँ का सम्मान करिए, तो यह गोचर आपके लिए भी अति उत्तम सिद्ध हो जाएगा। अब बारी धनु लग्न और धनु राशि के जातकों के लिए गुरु के गोचर प्रभाव की। अगर आप धनु लग्न या धनु राशि के हैं, तो आइए सबसे पहले आपको गोचर की कुछ बेसिक बातें समझा देता हूं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि यह गोचर पूरे 144 दिनों के लिए है। देव गुरु बृहस्पति 20 नवंबर की रात्रि 11:44 पर राशि परिवर्तन करेंगे। अभी वर्तमान मकर राशि में है, जो कि उनकी नीच राशि है, शनिदेव की साधारण राशि है। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में ये प्रवेश करेंगे, जहां 13 अप्रैल तक रहेंगे। ये 144 दिनों का पूरा काल है। गुरु का गोचर एक लंबे अरसे के लिए एक संवत्सर होता है, उनका पूरा एक वर्ष तक वो रहते हैं। 12 से 13 महीने तक का उनका समय होता है। इस बार गोचर को अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा अलग हुआ है। अतिचारी होकर के मकर से कुंभ में आए थे, कुंभ से मकर, और फिर कुंभ में थोड़ा समय बिताने के पश्चात मीन में चले जाएंगे। मीन उनकी साधारण राशि है। अब गुरु की चर्चा चल रही है। आप मेरे राशिफल में सदैव सुना करते हैं कि यह राशिफल मैं आपको चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं, लेकिन यहां मैंने लग्न शब्द का भी इस्तेमाल किया था। क्या मतलब है? मतलब यह है कि गुरु और शनि के गोचर की जब चर्चा चलती है, तो यह गोचर अपने आप में विशेष होता है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र पर इनका प्रभाव है। जन्म से लेकर के मरण तक, जहां तक आपकी दृष्टि जाएगी, वहां पर आपको देव गुरु बृहस्पति दिखाई पड़ेंगे। तो सीधी सी बात है कि जब इतना ज्यादा इनका प्रभाव है, तो इनके गोचर को बेहद बारीक ढंग से समझना होगा। तो गोचर को समझने का जो सबसे सरल नियम है, वो ये कहता है कि लग्न और राशि दोनों के प्रभाव को देखिए और अनुपात निकालिए। लग्न और राशि दोनों के दोनों श्रेष्ठ, तो अत्यंत श्रेष्ठ गोचर। एक श्रेष्ठ और एक कमजोर, तो मध्यम। और दोनों में कुछ न कुछ परेशानी है, तो अधम या कष्टदायी माना जाएगा। मैं इस गोचर को बताने के साथ साथ सावधानियां भी आपको बता रहा हूं, और साथ ही साथ वो उपाय भी जिन्हें करके आप इस गोचर को श्रेष्ठ बना सकते हैं। देखिए, वैसे तो मैं ये चर्चा धनुलग्न और राशि के लिए करने जा रहा हूं, जिसके लिए बात करना ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन चर्चा गोचर की चल रही है, अतः यह जानना जरूरी है कि गोचर और जन्म कुंडली की बातें थोड़ी अलग अलग होती हैं। हाँ, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन बातें थोड़ी अलग अलग होती है। ये बेसिक है। क्या? गोचर में जब भी ग्रह का प्रभाव देखना हो, वो उदाहरणार्थ कि अगर धनुलग्न की कुंडली हो, तो शुक्र यहां अकारक होते हैं। तो इसका यह मतलब नहीं कि शुक्र आपका गोचर जो है आपके लिए सदैव खराब होगा, ऐसा नहीं हो सकता। और शुक्र लग्न का कोई व्यक्ति है तुला और वृषभ का, उसके लिए गुरु खराब होंगे, ऐसा नहीं होता। ये जन्म कुंडली की बातें अलग होती हैं, लेकिन गोचर का अर्थ वर्तमान वातावरण है। ये मौसम है, मौसम का परिवर्तन ही एक तरह से गोचर है। अब समझिए कि आपके लिए, आप तो धनुलग्न के हैं या राशि के हैं, तो आपके लिए तो गुरु कारक हैं ही। यहां जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति को आपको देखना होगा। उदाहरणार्थ मान लिया जाए आप धनुलग्न और धनुराशि के हैं, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमजोर हैं, मृत हैं, अस्त हैं, तो कहीं ना कहीं ये गोचर, जो कि शायद मैं आपके लिए बहुत श्रेष्ठ कहूं, प्रभाव में न्यूनता आएगी। उदाहरणार्थ एक और चीज समझिए, मान लिया जाए कि इस समय धनु के लिए मैं जो गोचर बता रहा हूं बहुत श्रेष्ठ कहता हूं। धनु राशि को वर्तमान में शनि ढैया की, शनि 7.5 की आखिरी ढैया चल रही है, और कहीं आपकी जन्म कुंडली में कोई अकारक या मारक समय चल रहा हो, तब तो इस गोचर का मैं जो श्रेष्ठ प्रभाव बता रहा हूं, उसमें बहुत हद तक न्यूनता आ जाएगी। तो ये गोचर की बेसिक बातें थी।
अब आपने समझ लिया, आइए गोचर की ओर चलते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न के, और सीधी सी बात है आपके सुख के स्वामी होते हैं। इनका जाकर के आपकी राशि से पराक्रम में बैठना, तृतीय भाव में बैठना, सीधी सी बात है कि पराक्रम में ये वृद्धि कराने वाले हैं। इस भाव से आपके पराक्रम का, आपके छोटे भाई बहनों का, आपके पास पड़ोसियों का, छोटी मोटी यात्राओं का, निवास स्थान में परिवर्तन का, इन सभी चीजों का विचार होता है। यह गोचर धनु राशि के जातकों के लिए हर प्रकार से उत्तम दिखाई पड़ रहा है। आलस्य से दूर और प्रयत्न करने से सभी मामलों में सफलता, धैर्य से काम लेना बेहद आवश्यक और परिस्थितियां बेहद आपके अनुकूल। हां, धनु राशि के जातकों के लिए मूलतः एक बात ध्यान में रखना होगा कि क्रोध से बचना, व्यवहार में सौम्यता लाना बेहद आवश्यक है। इस गोचर काल के दौरान आपके धार्मिक ज्ञान में वृद्धि, ईश्वर के प्रति आस्था का बढ़ना, माता पिता के साथ सहयोग उनका मिलना, उनके साथ संबंध मधुर होना, उनका आपको पूरा पूरा सहयोग और सपोर्ट मिलना। तो वहीं आपके बड़े भाई बहन हैं तो उनसे भी आपको पूरी तरह से सहयोग और उनका साथ मिलने लगेगा। देखिए, एक लाइन में सबसे पहले तो मैं बता दूं कि धनु राशि के जातकों के लिए और धनु लग्न के जातकों के लिए, जो कि वर्तमान समय में शनि की ढैया से गुजर रहे हैं, मैं कह सकता हूं यह गोचर सर्वश्रेष्ठ है। क्यों सर्वश्रेष्ठ है? क्योंकि आपके लिए देवगुरु की दृष्टि को अगर देखें तो यहां बैठे देवगुरु बृहस्पति आपके धर्म भाव अर्थात भाग्य पर दृष्टि डालेंगे, जिसके कि वो कारक हैं। हम सबों के जीवन काल में हमारे धर्म का, हमारे भाग्य का सबसे ज्यादा महत्व है, ये सर्वोपरि है। और देवगुरु उसके कारक होकर के उस भाव पर दृष्टि डालेंगे जो कि सूर्य की राशि बनती है। फलतः जब भाग्य आपके साथ हो, आप धर्म के साथ हो, तो जीवन में ऐसा कौन सा चीज है जो प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए यह गोचर धनु लग्न और राशि के जातकों के लिए श्रेष्ठ है। अब एक बड़ा गंभीर प्रश्न है कि जो काल आपके लिए चल रहा है, इसी काल के दौरान आप ढैया में भी हैं। अब मान लिया जाए कि किसी की कुंडली धनु लग्न की है और चंद्रमा शनि का कुछ ऐसा दृष्टि संबंध बना हुआ है कि 7.5 के विशेष प्रभाव से आप जूझ रहे हैं, तो हो सकता है मैं बहुत श्रेष्ठ श्रेष्ठ कहता जाऊं और आपको लगे कि नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो सब गलत बता रहे हैं। नहीं, ये आपकी कुंडली के कारण आपको परेशानी हो रही है। ये गोचर तो निसंदेह धनु लग्न और राशि के जातकों के लिए श्रेष्ठतम ही होने वाला है। देवगुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर होगी। सप्तम भाव व्यापार का भाव है, दाम्पत्य का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है। दाम्पत्य जीवन में परेशानी चल रही थी, कलह चल रहा था, दाम्पत्य जीवन टूटने की कगार पर था, रोज कलह चल रहा है, समझ लीजिए उससे मुक्ति मिलेगी। दाम्पत्य अभी तक विवाह नहीं हुआ है आपका, आप युवक हैं, युवती हैं, माता पिता प्रयत्न कर करके थक गए हैं, 144 दिन उनके लिए एक बाउंड्री लाइन है, बता दीजिए, पूरी तरह से प्रयत्नशील हो जाएं, आपका काम बन जाएगा। अगर आप युवक हैं, युवती हैं, विवाह नहीं हुआ, एक चुटकी हल्दी जल में डाल करके स्नान करना शुरू कर दीजिए और माता पिता को कहिए प्रयत्न करना शुरू कर दें, काम बन जाएगा। व्यापार या नौकरी आप कर रहे हैं, व्यापार शुरू करना चाहते हैं, यह गोचर आपके लिए सहयोगी होगा। नौकरी व्यापार पहले से ही कर रहे हैं, एक नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, यह गोचर आपके लिए अति उत्तम होगा। पार्टनरशिप में व्यापार करने की सोच रहे हैं, यह गोचर आपके लिए अत्यंत सुखद और श्रेष्ठ सिद्ध होगा। और भाग्य के मामले में तो जितनी प्रशंसा करो उतनी कम, भाग्य में वृद्धि होगी, पिता का सहयोग मिलेगा। पिता को अगर आपके कोई कमी थी, कोई दिक्कत थी, कोई परेशानी थी, वो दूर होगी। धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, धर्म में आपकी आस्था जगेगी। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि धर्म में आपकी आस्था जगेगी। धर्म में आस्था जगे तो फिर क्या न प्राप्त हो जाए। यात्रा होगी और यात्रा आपके लिए सफल होने वाली है। स्वदेश में है तो विदेश जाने की सोच रहे हैं, काम बनने वाला है। विदेश गमन की तैयारी कर लीजिए, काम बनेगा। कुछ बड़ा सोच रहे हैं, अब तक का जीवन सामान्य ही बीता, अब कुछ बड़ा है आपके मन में करने की इच्छा, विचार आ गया कि अब कुछ बड़ा करूंगा। हाँ, तो यह गोचर आपके लिए है, आप अवश्य बड़ा करने की तैयारी करिए, बड़ा होगा। जब भाग्य साथ हो तो कहना नहीं, जीवन का हर क्षेत्र बेहद सहज और सरल हो जाता है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि लाभ भाव पर होगी। अब सीधी सी बात है कि जब कोई व्यापार करे, भाग्य उसके साथ हो, तो लाभ कौन सी बड़ी बात है। लाभ के अनेक रास्ते, नए रास्ते, जो रास्ते बंद थे, जो दिखाई नहीं पड़ रहे थे, समझ नहीं आ रहा था कि अब कहां से धन आगमन हो, यह समय आपके लिए। अब सवाल एक और खड़ा यहां हो जाता है कि क्या गोचर में ऐसा हो जाता होगा कि देखते ही देखते धन के रास्ते न हो और धन बरसने लगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर क्या होता है? मैं किसकी चर्चा कर रहा हूं? मैं इस बात की चर्चा कर रहा हूं कि अभी तक अगर आपको माध्यम नहीं मिल रहा था, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था,
तो रास्ता मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अब तक आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, खाली जीवन बिता रहे थे, धनु लग्न और राशि के हैं, गुरु का गोचर आया, लाभ पर दृष्टि पड़ी, भाग्य पर दृष्टि पड़ी, भाग्य जग गया। होता है, ऐसा भी होता है, लेकिन 100 में कोई एक ऐसा बिरला होता है जिसके भाग्य के साथ कुछ अद्भुत अनहोनी होती है और सोए सोए ही उनको मिल जाता है। लेकिन बाकी सबको तो प्रयत्न ही करना पड़ेगा। तो लाभ के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया। अब सीधी सी बात एक लाइन में समझिए, मैंने जैसा कहा कि धनुलग्न और राशि के जातकों के लिए यह गोचर अत्यंत शुभ फल प्रदायक है, और यह बात भी साथ साथ जोड़ देता हूं कि यह सब कुछ मिलेगा आपको आपके पुरुषार्थ से। जितनी भी शुभत्व की मैं बात कर रहा हूं, जितनी भी शुभता की चर्चा मैं कर रहा हूं, चाहे वो विवाह हो, चाहे वो संतान सुख हो, संतान सुख भी मिलेगा। संतान सुख क्यों? यहां तो गुरु की दृष्टि है नहीं। संतान सुख इसलिए क्योंकि भाग्य से जुड़ा हुआ है और पांचवें से पांचवा नवम भाव, उस पर गुरु की दृष्टि होने के कारण संतान सुख ये दिलाने वाले होंगे। तो जहां तक आप नजर डालिए, आप पाएंगे कि देव गुरु बृहस्पति आपके लिए केवल और केवल आपके जीवन में शुभता ला रहे हैं। अब शनि की 7.5 के कारण जो आपको कष्ट, जो परेशानी आपको हो रही है, उसका एक सरल निदान आप हनुमान जी की आराधना के रूप में कर रहे होंगे। बाकी एक उपाय है, और वो उपाय ही है पुरुषार्थ। जितना अधिक से अधिक हो सके आप पुरुषार्थ करिए, धर्म के साथ जुड़े रहिए, अपने जीवन साथी का कहा मानिए, और जो आपके बड़े हैं उनसे राय मशवरा करके आगे बढ़िए। आप पाएंगे कि यह गोचर आपके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ सिद्ध हो रहा है। अब क्या करना है उपाय? तो प्रत्येक गुरुवार को केसर का तिलक अपने माथे पर लगाना है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, और गोग्रास निकालना मत भूलिए। पूरे परिवार के लिए घर के खाने में से ही एक बार गोग्रास निकाल करके गाय को रोटी अवश्य खिलाया जाए। और वो सभी नवयुवक नवयुवती जिनका विवाह नहीं हुआ, वो एक चुटकी हल्दी जल में डाल करके स्नान करना प्रारंभ करते हैं। तो यह गोचर देखते ही देखते आपके लिए लाभप्रद हो जाएगा। और 7.5 वाले हनुमान जी की आराधना करते रहें। 7.5 वाले क्या, सभी धनुलग्न राशि वाले तो हैं ही, करते रहें। प्रिय दर्शकों, आज पुनः 3 लग्न और राशि की हमने बृहद चर्चा की। ये क्रम जारी है, और एक आखिरी पार्ट अब कल लेकर के मैं आऊंगा, मकर, कुंभ और मीन लग्न और राशि के जातकों के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।